आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। और द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीएन साधु जी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ साथ स्टेट सेक्रेटरी फॉर पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन है। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू टीआरएन को और रोहित जी को आपका धन्यवाद। साधु साहब, आप बहुत सारे लेख आपके आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं पेपरों में, आप बहुत लिखते हैं इसके बारे में। आपने एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपने पूरी पकड़ रखी है कश्मीर के इश्यूज को लेके। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है कश्मीर का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सब पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही हैं अपने वोट को खींचने के लिए जी, लेकिन आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीरी पंडितों का कोई समाधान नहीं किया। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कमिंग जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी, तो कश्मीरी पंडितों का कुछ न कुछ समाधान करेंगे। और उसके लिए हमारी एक ही अपील होगी, वो कि सब कश्मीरी पंडितों को कि वो अपना वोट कास्ट करें, बगैर डर के, बगैर खौफ के जाए, क्योंकि कश्मीरी पंडित का वो डिसीजन देगा। क्योंकि आपको पता है 10-10 कैंडिडेट इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और हार्डली 50 से 60 हजार वोट एक कंस्टिट्यूंसी में है। और वहां पर एक कैंडिडेट को हार्डली 5 से 6 हजार वोट मिलेंगे और उसकी वजह से जो कश्मीरी पंडित का वोट है उससे वो कामयाब होगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन एक बात है, जिसको भी वोट डालना हो सबसे अच्छा बंदा होना चाहिए, बगैर किसी प्रेशर के, जो कि कल, ताकि वो असेंबली में जाकर ये बताए कि मैंने कश्मीरी पंडित के वोट से असेंबली में आया। जी, अभी आपके इंफॉर्मेशन के लिए दर्शकों को पता होगा कि एक महिला भी मैदान में उतरी है इलेक्शन के लिए। 10 में जितने भी लड़ रहे हैं इलेक्शंस, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे उसमें कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया। उससे पहले ये बोला जाता था कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालता, लेकिन टीआरएन की खबर से ये फायदा हुआ कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा कि हाँ, कश्मीरी पंडित निकला है वोट डालने। तो कितना प्रभाव पड़ा है उससे? बिल्कुल, आज मेंटली प्रिपेयर हैं सारे वोट डालने के लिए, सब तैयार हैं, चाहते हैं कि हम अपना वोट कब कास्ट करेंगे, क्योंकि ये सबसे डिसीजन इसका है कि जो कश्मीरी पंडित के वोट के हम हाथ में है जी। इसीलिए आज पार्लियामेंट इलेक्शन तो दूर का होता है, लेकिन जो असेंबली का होता है ये नजदीकी वापसी है इसमें, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है और पार्लियामेंट में 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। लेकिन इसमें क्या है कि हर एक जो एमएलए कोशिश करेगा, जो बनने के लिए या कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, वो हर एक को अपना असर रसूख डालकर कोशिश करेगा कि मेरे को ही जीते। अलबत्ता डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द कश्मीरी पंडित, क्योंकि उसको देखना है कि मैंने किस कैंडिडेट को वोट डालना है, ताकि वो कल वो सुने उसका, वो समझे उसका कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या चीज, इसको क्या चाहिए और ये क्या चाहता है, और इसने अगर मुझे वोट कास्ट किया किस लिए किया। जी जी, बिल्कुल। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके लेख होते हैं बहुत सारे, कश्मीर के मुद्दों को लेके आप बात करते हैं। रिटर्न पॉलिसी को लेके आपको क्या लगता है कि रिटर्न पॉलिसी जो कश्मीरी पंडितों की है वो कैसी होनी चाहिए, रिटर्न कैसा होना चाहिए उनका? देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा जी। गवर्नमेंट ने 2009 में एम्प्लॉयमेंट पैकेज दे दिया 6,000 का। 3,000 पहले दिया और 3,000 को भी, और 6,000 को 15 साल लगे पूरा करने में। अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वो रिटर्न पॉलिसी गलत है। क्योंकि गलत किस लिए है कि मुझे एक चीज बताओ, जो बंदा, जो मुलाजिम 35 साल के बाद नौकरी लगा, आज उसको 2010 से और 15 साल हो गए वो 50 साल का, उसके बाद 10 साल के बाद उसको रिटायर होना है जी। और 10 साल के बाद वो बेचारा वो क्वार्टर को छोड़ना है उसको। अभी तो बहुत सारों को क्वार्टर है नहीं, लेकिन अभी भी जिसके पास है उसको 10 साल के बाद उसकी 60 हो जाएगी, उसके बच्चे वहां दरबदर हो जाएंगे, वो पढ़ रहे हैं, फैमिली दरबदर हो जाएगी, उसको फिर करना क्या है, वो कौन सी रिहैबिलिटेशन है, उसको वापस आना है, फिर उसकी दैट मीन कोई रिहैबिलिटेशन तो है नहीं। रिहैबिलिटेशन होगी, इनको परमानेंट सेटल कर लो, बिला शक उनको कहीं 5 मरले 10 मरले फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट लैंड दे दो, और वहां पर उनके लिए जो मकान बनाएंगे उसके लिए एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जहां वो सिक्योर समझेंगे, तो वहां उनको जमीन दे दो, और मकान बनाने के लिए पीएम योजना के तहत उनको मकान के लिए पैसे भी दे दो, वो होगी रिहैबिलिटेशन। ये क्या है, ये आज क्वार्टर दिया, कल क्वार्टर खाली करना है, तो उसके बच्चे दर बदर और उसको वापस जम्मू आना है, वो कौन सी रिहैबिलिटेशन है? वाकई में ये बहुत बड़ा एक इश्यू सामने उभर के आया है कि अगर पीएम पैकेज रिटायर होते हैं उसके बाद उन्हें क्वार्टर छोड़ने पड़ेंगे,
और अगर छोड़ने पड़ेंगे तो फिर उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, ये एक सवाल है। बहरहाल रिजर्वेशन फॉर केपी कम्युनिटी के बारे में आप क्या कहेंगे, हाँ, इसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं? डिफिकल्टीज। जी जी जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो रिजर्वेशन हम्म चाहिए, वो गवर्नमेंट जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनके लिए रखा है। हम्म आपको आपको पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 10% से 20% एसटी कैटेगरी को बढ़ाया, जी। और ऑलरेडी वो 20% हो गया, और 20% था आरबीआई में शो था, उसको 10% कर दिया, 10% रिड्यूस कर दिया। उसमें ईडब्ल्यूएस कर दिया उन्होंने, और वो ईडब्ल्यूएस ऑल ओवर कश्मीर वैली में आ गया, वो आरबीआई को नहीं आया, वो उसमें कटौती होगी। और एससी तो अपना कोटा लेते हैं, एएलसी अपना कोटा लेते हैं, हर एक कैटेगरी अपना अपना रिजर्वेशन कोटा लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको कि पिछले 35 साल में कश्मीरी पंडित के कम से कम 50,000 मुलाजिम रिटायर हो गए, और उन 50,000 की जगह गवर्नमेंट ने किसको लगाया, और वो सफर कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित तो सफर कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट एक रिजर्वेशन पॉलिसी बनाएगी, मैं नहीं ये बोलूंगा, देखो मैं तो हर वक्त डिमांड कर रहा हूं 15% रिजर्वेशन फॉर कश्मीरी पंडित ऑन द पैटर्न, और उसी तरीके से जिस तरीके से कि बाकी कैटेगरियों को मिलता है, जैसे शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, क्योंकि वो क्या, उससे क्या है, उससे ये हमारे जो ये रिजर्वेशन के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर सकते हैं। और इन्हें अगेंस्ट जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, जब भी गवर्नमेंट कोई भी एडवर्टाइज निकालेगा, उसमें कश्मीरी पंडित हर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भर सकता है, चाहे वो कुपवारा हो, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो जम्मू हो। रिजर्वेशन के जैसे कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए लगता है, उसी पैटर्न पर इनके लिए भी एक पॉलिसी बननी चाहिए। बिला शक मैं 15% डिमांड कर रहा हूं, वो 5 ही दे, ताकि वो कम से कम वो 5% से भी बहुत धक्का होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर घर से बाहर जा रहे हैं, और टाइम आएगा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आपको कश्मीरी पंडित मिलेगा ही। आपने ये बात की, और हम जानना चाहेंगे कि जो अभी पीएम पैकेज है, उनके साथ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं उनके लिए, उस पर क्या नजर बनाए रखी है आपने? देखो मैं आपको ये बताऊं, 3,000 और 3,000 6,000 पोस्टें तो गवर्नमेंट ने 2009 में ऐसे सैंक्शन की, लेकिन 2009 में तो कोई वो पॉलिसी नहीं थी जो एनपीएस की। जब गवर्नमेंट ने ये सैंक्शन किए पोस्ट, वो ओपीएस में आते हैं, मगर इसको डिले करने की वजह से ये बेचारे सारे एनपीएस में आ गए, जबकि गवर्नमेंट ने ये पोस्टें क्रिएट की है 2009 में, और उस वक्त ओपीएस चल रहा था। लेकिन इनको इन्होंने खराबी की, क्योंकि रूल्स तो क्लियर हैं। बाद में इनको सबको बाकायदा इंटरव्यू होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू हो गया, पास हो गए, सिलेक्ट हो गए, नौकरी करते हैं, हर चीज हो गए, और उसके बाद इनका कंबाइंड एक सीनियरिटी बन गई। कंबाइंड सीनियरिटी करने के बाद बीच में इनको 10 साल 11 साल 12 साल के बाद ये आया कि अब इनको बाइफिकेट करना है। मकसद क्या है? और ये तो कोई बैकडोर तो नहीं लगे हैं, ये तो बाकायदा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू लगे हैं। इनका बाकायदा इंटरव्यू और बाकायदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट ऑर्डर किया है, लेकिन फिर भी ये इनको सेपरेट सीनियरिटी में रखने का मकसद क्या है? और जबकि जनरल डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट ने टाइम टू टाइम इनका एक रूल बनाया कि इनको जो ही प्रमोशन हो जाएगी, इनको क्लब करेंगे उसमें अगेंस्ट क्लियर पोस्ट। और फिर भी अब इन्होंने क्या किया, इनको सुपरमनी पोस्ट जब भी प्रमोशन देते हैं, उसी पोस्ट को अपग्रेड करते हैं। राइट। मकसद क्या है उसका? अपग्रेड करने का मकसद क्या है? जबकि ये बाकायदा प्रॉपर्ली सेलेक्ट हुए हैं। और बाकी रहा सवाल इनके साथ, इनको सीनियरिटी का क्लब करने की जरूरत है, एक ही सीनियरिटी में इनको लाओ, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्योंकि ये एक ही जगह अगर 4 बंदों को प्रमोट करेंगे, तो वो कुर्सी एक ही है, उस कुर्सी पर 10 बंदे कहां बैठेंगे? अच्छा लगता है? हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, जो आजकल सिचुएशन है, आपने ये भी अपील किया कि वोट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, तो अभी क्या लगता है आपको कि अगर हब्बागत कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां पे कश्मीरी पंडित ही 2-3 हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। अब ये वोटरों को तय करना है वहां पर कि वो किसको वोट कास्ट करें। वो उनको अपने दिमाग से देखना है कि हमारे लिए अच्छा क्या रहे, क्योंकि हम किसी को थ्रस्ट नहीं कर सकते, हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि आप किसको वोट कास्ट करेंगे। वोट कास्ट करना वोटर का काम है, उसको सोच समझ कर अपना वोट कास्ट करना चाहिए अच्छे कैंडिडेट को, जो उनका कल सुने, जो उनका काम करे। कल छोटे मसले होते हैं, बड़े मसले होते हैं, तो हम मेरी यही गुजारिश होगी हर एक से, पूरे जेएंडके से, जो बंदा अच्छा हो उसके हक में वोट कास्ट करो। जी ठीक है। ये हमारे साथ डीएन साधु जी थे, जिन्होंने बहुत सारी बातों पे रोशनी डाली, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी कुछ चीजें नई पता लगी होंगी,
और बहुत जल्द फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए मुद्दों को लेके, नए मुद्दों और नए समय पे। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज। नमस्कार। थैंक यू।